तरह से एग्जाम को फेस करना चाहिए। ये सारी चीजें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि एग्जाम में आती हुई चीजें हम गलत कर देते हैं, वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस आज करेंगे और एक अच्छे लेवल से हम चीजों को डिस्कस करेंगे। और बाकी ये भी है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आज मैं सिर्फ आपको बोलूं और आप भी अपने डाउट्स को रेज करते रहिएगा। ये एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से भी डाउट्स आएंगे तो मैं उनको भी क्लैरिफाई करूंगा, और जो भी जिस भी स्टूडेंट्स के डाउट हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिफरेंट काइंड के एग्जाम कराती है आज की डेट में। मतलब आप ये मान के चलिए कि क्लर्क से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के एग्जाम करा रही है। इवन मतलब आप कह सकते हैं गजेटेड ऑफिसर रैंक तक के भी एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है। तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है, मैं ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की बात करूंगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं। आप इंस्पेक्टर रैंक से क्लर्क तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक इसमें एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं एसएससी सीजीएलई, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसमें क्या है, इसका सिलेबस और थोड़ा सा एक बेसिक पैटर्न में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्या रहेगा कि इसमें प्रीलिम्स का पेपर रहेगा, फिर इसमें मेंस का पेपर रहेगा, फिर इसमें एक टीयर 3 होता है, वो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो टीयर 1 के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। टीयर 1 में क्या रहेगा कि आपके पास 1 आवर का टाइम रहेगा और आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 क्वेश्चंस वो 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे। पहले सेक्शन में क्या रहेगा, पहले सेक्शन में आपका जनरल रीजनिंग वाला एक सेक्शन रहेगा, एक जनरल साइंस का सेक्शन रहेगा, और एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का। 4 सेक्शन है, चारों में 25-25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन। तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 60 मिनट सिर्फ आपको मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन है आपके पास 60 मिनट्स है। तो आपने देखा होगा कि टाइम नंबर ऑफ मिनट्स आपके पास कम है। 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास नहीं है। अगर आप 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे लगाएंगे तो सिर्फ आप 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज का जो कंपटीशन है वो टाइम बेस्ड है। आपको टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को किस तरह से डिवाइड करना है, हर सेक्शन को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। जो आपके सेक्शंस हैं जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं, आपको टाइम सेव भी करना है, आपको टाइम यूटिलाइज भी करना है। तो ये सारी चीजें एग्जाम में आपको फोकस करनी होती है। तो 100 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और इनकी जो मार्क्स रहेंगे वो 200। एक क्वेश्चन आपका मतलब 2 मार्क्स का रहेगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको रहेगी। इसके बाद अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस का एग्जाम आएगा। मेंस के एग्जाम में आपको फिर 2 पेपर होंगे, एक मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से आएगा, और एक आपका सिर्फ इंग्लिश का रहेगा। और दोनों ही पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2-2 आवर्स का है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स वाले पार्ट की बात करूं तो 2 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। इस बार क्या है कि क्वेश्चन 100 है और मिनट्स आपके पास 120 है। 2 आवर्स का टाइम मैंने आपको दिया। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 की है और 100 क्वेश्चन है, लेकिन जो टोटल आपका वो है पूर्णांक, आपको क्या रहेगा, 200 मार्क्स का ही रहेगा। एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मैथ्स के पार्ट के लिए। सेम 2 आवर्स का एक पेपर आपका फिर किसका रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश वाले पेपर में क्या रहेगा, आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश वाले पेपर्स में 200 क्वेश्चन 2 आवर्स मतलब 120 मिनट, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4। अगर आप ये दोनों पेपर मिला के इनकी कंबाइंड मेरिट लगेगी, मेरिट लगाने के बाद फिर आप टीयर 3 के एग्जाम के लिए जाएंगे। टीयर 3 के जब एग्जाम के लिए जाएंगे तो उसमें एक रिटन पेपर होता है। पहले इंटरव्यू हुआ करता था, मेरे टाइम पे मैंने इंटरव्यू दिया, 2013 में भी इंटरव्यू था, 14 में भी। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ग्रुप बी पोस्ट में इंटरव्यू हटा दिया गया है। इसकी जगह पे क्या कुछ रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसीजर आया है। तो रिटन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना रहेगा, आपको एक एसे लिखवा लेंगे या कोई एक टॉपिक दे देंगे, एक एसे लेटर, जैसे बोल दिया कि आपके फ्रेंड की शादी है, उसका एक लेटर लिख के दिखाओ, आपकी मदर बीमार है, आपको फ्रेंड को कॉल करना है फॉरेन से, ऐसी कुछ मतलब एक टॉपिक आपको दे देंगे। अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अर्थक्वेक जो आता है उससे बचने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इस तरह की चीजें आपसे बेसिक बेसिक सी चीजें पूछ लेगा। और जब ये सारी मेरिट
जब आपके सारे मार्क्स क्यूमुलेटिव हो जाएंगे, 700 का आपका हो गया, 200 का आपका प्रीलिम्स टीयर 1, 200 का आपका मैथ वाला पार्ट, और 200 का आपका इंग्लिश वाला पार्ट, और 100 नंबर का ये रिटन एग्जाम है। तो आउट ऑफ 700 आपकी मेरिट लगती है, और उस मेरिट के बेस पर ही आपकी सीट, आपकी पोस्ट डिसाइड होती है। जो मेरिट में जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो उतनी अच्छी रैंक लाएगा, जितनी अच्छी रैंक होगी उतनी अच्छी सीट डिजर्व करेगा। मतलब टॉपर्स जो होते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक तक जाते हैं। बाकी अगर आपकी लो रैंक आएगी तो आप क्लर्क भी बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, ऑडिटर भी बन सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हर डिपार्टमेंट में। कोई सीबीआई में क्लर्क लग गया, कोई इनकम टैक्स में क्लर्क है, कोई एक्साइज में क्लर्क है, कोई डिविजनल अकाउंटेंट में क्लर्क है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहेंगे, कोई इनकम टैक्स में क्लर्क है। बहुत सारे डिपार्टमेंट रहेंगे आपके पास, और उनमें से आपको चूज करना रहेगा। डिपेंड करेगा कि आपकी मेरिट और आपके रैंक किस तरह से आ रही है। तो रैंक लाना बहुत जरूरी है। और मैंने बताया कि इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, और लेकिन ये एक अच्छे लेवल का एग्जाम है, और एक अच्छी पोस्ट तक आपको लेके जा सकता है। एक अच्छी रेपुटेशन, एक आपको समाज में एक सोशल स्टेटस, काफी चीजों में ये आपकी हेल्प करेगा। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ लगता है तो आप अपनी क्वेरीज आप मुझे बताइए, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर और गाइड कर पाऊँ। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, जिस तरह से फिर मैं आपको उनके आंसर्स कर पाऊँ। मैं ये नहीं चाहता कि सारी चीजें मैं ही आपको डिलीवर करूँ। आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे बताइए, जिससे कि सेशन और ज्यादा अच्छा रहे, सबके लिए हेल्पफुल रहे। हेलो सर। यस सर। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के इस एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं तो मैं उनको डाउट्स को लेना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अच्छा, उन्हें क्लैरिफाई कर पाऊँ। जी सर। okay. Any student who would like to ask any question, they can write either in chat box or they can raise a hand and unmute themselves and ask question one by one. Okay, so that there will not be a noise in the mic. So please, thank you. Please unmute. हेलो। हाँ जी हाय सर। एक्चुअली मैं 5 मिनट लेट हो गई थी सेशन के लिए। तो जो आपने फर्स्ट प्रीलिम्स वाला बोला 200 मार्क्स का, ये एक्चुअली पूरा 700 मार्क्स का जो आपने पूरा पैटर्न बताया ये मैंने नोट डाउन किया है। ये बैंकिंग के बारे में आप बता रहे थे ना अब तक? नहीं नहीं, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बताया। मैं अच्छा, स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ। कमीशन, एसएससी। अच्छा अच्छा, ओके। एंड जो फर्स्ट था उसमें प्रीलिम्स वाला, वो भी उसमें क्या था? यही मैथ्स और इंग्लिश के प्रीलिम्स जैसे हमारे कॉलेज में होते हैं वही सेक्शन था? नहीं नहीं, उसमें प्रीलिम्स वाले में 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन एक रीजनिंग का है, एक 25 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, 25 हम्म क्वेश्चंस, और हम्म 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के रहेंगे, और 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के रहेंगे। जीएस ओ में जनरल साइंस, उसमें सारी चीजें आपकी कवर रहेंगी। जनरल साइंस का मतलब आपका केमिस्ट्री भी रहेगा, जियोग्राफी भी रहेगा, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें उसमें कवर रहेंगी। 25 क्वेश्चन रहेंगे, और एक अच्छा क्वेश्चन की अच्छा। वैल्यू 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, हाँ। और 60 ओ मिनट्स आपके पास होंगे। ओके, अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, ओके थैंक यू सो मच। ओके मैम, वेलकम। all participants have been unmuted, so you can ask your question. सबके माइक अनम्यूट कर दी गए हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मुझे दो क्वेश्चन चैट में मैसेज हुए हैं, तो मैं अभी उनका रिप्लाई करता हूँ। देखो, आप ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मार्क्स कितने होते हैं। ये इसका जवाब देना बड़ा टफ है। इसका जवाब देना इसलिए टफ हो जाता है कि वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर वेरिएट करती है तो जो कट ऑफ है वो भी वेरी कर जाती है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज्यादा आ जाती है और पार्टिसिपेंट अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो कम है, तो
कट ऑफ कहीं ना कहीं स्लाइटली स्लो आ जाता है या डाउन आ जाता है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और अप्लाई करने वाले पार्टिसिपेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो वैकेंसी फिर जो कट ऑफ का जो रेशियो वो थोड़ा हायर चला जाता है। और डिपेंड ये भी करता है, एक सिनेरियोस में ये भी कह सकते हैं कि पेपर का लेवल किस तरह का आया हुआ है। अगर पेपर का लेवल इजी आ गया तो कहीं ना कहीं फिर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हाई चली जाएगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो इस चीज का मतलब कोई वो नहीं है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2013 में सिलेक्शन मेरा हुआ, तब जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ थी वो 512 थी और एग्जामिनर की जो कट ऑफ थी वो 544 थी। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैंने एग्जामिनर ज्वाइन किया तब कट ऑफ कितनी थी उस समय, मतलब 520 के अराउंड थी और इनकम टैक्स की कट ऑफ उस समय 528 थी। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ रही है, किस सेक्शन में। हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी ज्यादा आ गई तो कहीं ना कहीं उसकी स्लाइटली कट ऑफ वेरी करेगी। तो आप इस चीज पे ना जाएंगे कितने मार्क्स लाने की जरूरत है, आपको पैटर्न समझने की जरूरत है और अपना फोकस मैक्सिमम मार्क्स लाने का करें। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है, मैं तो चाहता हूँ कि आप टॉप करें, तो आप जो चाहें वो पोस्ट आप जहां चाहें वहां आपको मिले। देखो किसी ने पूछा होगा कि रेलवे की एग्जाम की डेट क्या है, एवरी ईयर क्या डेट रहती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी.com या किसी भी साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वहां से आपको सरकारी नौकरी.com और भी है, freshers.job.com, governmentjob.com, दुनिया भर की साइट्स है। आप किसी भी साइट पे अपना एक रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए, वहां से जो भी आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग वैकेंसीज रहेंगी वो आपको शो होती रहेंगी। और दूसरा क्या है कि कोई एग्जैक्टली डेट नहीं होती है कि क्या डेट है, कभी कभी एग्जाम डिले भी होता है। एक टेंटेटिव डेट आप मान सकते हैं कि किस डेट को हो सकता है एग्जाम, बट लेकिन वो वेरी करता रहता है। अब जैसे ये कोरोना का टाइम आ गया, इसमें सारे एग्जाम्स क्या हो गए, पोस्टपोन हो गए। तो ये डेट्स आप एक बार देखते रहे, किसी भी साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, वहां से चीजों को देखते रहे। और आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि आपको एग्जाम अगर 2 महीने बाद है तो सिर्फ आपको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है। आप अगर इस तरह से सोच के चलेंगे कि जब एग्जाम का फॉर्म निकलेगा उसी टाइम से मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है, तो ये आपका एक गलत सोच है। इस तरह से आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे ही फॉर्म निकलता है आप अप्लाई कीजिए और अच्छे से फिर आप अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। इसमें जो मैथ्स का जो पेपर रहता है, मैथ्स का जो पेपर प्रीलिम्स में है, एज पर द एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल है वो 10th लेवल तक का बताया गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 12th लेवल का मैथ्स इसमें नहीं आता है। आप 12th लेवल की बात करेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज नहीं आएंगी। सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ज्योमेट्री और अलजेब्रा वाला पार्ट रहेगा आपका। 10th लेवल का मैथ्स बोलते हैं उसको। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन भी है और कई एग्जाम्स में आपकी क्वालिफिकेशन 12th भी है। 12th के लिए मतलब वही क्लर्क वाली पोस्ट होंगी, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए आपको फिर इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट तक जाना है तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से होगा ग्रेजुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। Yes, anybody would like to ask any question? आप पूछिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप डाउट पूछते रहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए वो 10th लेवल का बेसिक्स पढ़ने हैं आपको। 10th लेवल का ही मैथ है, ज्यादा नहीं है। और फिर भी आपको और एग्जैक्ट पैटर्न के बारे में जानना है तो आप किसी भी साइट पर जाके या कहीं से भी एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 1-2 साल के रिसेंट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज कर लीजिए तो वहां से आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा।
एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम क्या पढ़े और क्या छोड़े। कभी कभी क्या रहता है कि हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा है बट लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ पाता। उसका रीजन एक यही है कि आपने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की है। इसीलिए लोग कोचिंग वगैरह ये सारी चीजें जाके ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि वहां से एक डायरेक्शन मिलती है कि क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो इसलिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखना बहुत जरूरी है। वहां से आपको एक आइडिया लगेगा। दूसरा, आपको ये भी पता चलता है कि कोई टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है और आपको मान लो कोई एक चैप्टर टीचर ने पढ़ाया, मान लो एलजेब्रा आपको टीचर ने पढ़ाया, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए और आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो फिर कहीं ना कहीं कमी है, या तो टीचर के पार्ट में फॉल्ट है या फिर आपने ठीक से समझा नहीं, आपके पार्ट में फॉल्ट है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप बैलेंस करके चलें। आप देखते रहेंगे एग्जाम में क्या आ रहा है और पैटर्न क्या है, आप अपनी स्टडी को फिर उस हिसाब से मोटिवेट करें, उस हिसाब से पढ़ें। Any more questions, students? Hello. हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। सर आपके पास है कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में? हेलो। हाँ मैम, मेरे पास नहीं है, चैट बॉक्स में मैंने सारे आंसर कर दिए। ओके, ओके, आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया आपका? हेलो। अभी मैं हाँ जी हाँ ठीक है, ओके मैम, अभी थोड़ा रेलवे के बारे में इनको बता देता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा सर। इनका है सर, रेलवे एक क्वेश्चन आया मैं उसका आंसर कर देता हूँ। हाँ यस मैम, मैं अभी आपको बता देता हूँ रेलवे के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे में भी मतलब क्या है कि 2 टियर में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आज की डेट में। एक टियर 1 होता है, एक टियर 2 होता है। टियर 1 में क्या रहता है, इसमें कि 100 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और 100 मार्क्स का आपके पास पेपर रहेगा और 90 मिनट का टाइम रहेगा। रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसमें मैंने आपको बताया टियर 1 में आपके पास क्या रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 90 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि अप्रोक्स 1 मिनट आपको मिल रहा है, बट लेकिन लेस देन 1 मिनट है, 1 मिनट आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इसमें देखो डिफरेंट पोस्ट होती है। आपको जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेन क्लर्क हो गया, टिकट क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट क्लर्क हो गया। ये पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th लेवल की क्वालिफिकेशन होती है। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया रहता है, वो एज का जो क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बीच में वैरी करता रहता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाओगे रेलवे वाले Sir, रिक्रूटमेंट बोर्ड में। excuse me. Sir, your voice is distorting. Please, can you repeat? यस, आई एम रिपीटिंग। मैंने बताया कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो 2 टियर में एग्जाम कंडक्ट कराता है, टियर 1 और टियर 2, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला जो एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर रहता है और 90 मिनट का टाइम आपके पास रहता है। ड्यूरेशन उसका 90 मिनट्स है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जीएस के इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चंस कवर होते हैं। 100 क्वेश्चंस कवर हो गए आपके। 40 मार्क्स का क्या था? 40 मार्क्स का क्या था? 40 मार्क्स का जनरल साइंस आपका जीएस। ओके ओके। जीएस में वो सारी चीजें आपका आप कह सकते हैं हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, पॉलिटी, सारा बायो साइंस वगैरह सारा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें जो 12th लेवल का एग्जाम भी है ये, और इसमें ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट भी रहती है। तो जो लोग 12th लेवल है तो उनको वो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेन क्लर्क रहता है, टिकट क्लर्क रहता है, अकाउंटेंट क्लर्क होते हैं।
तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम रहते हैं, अपन सर्विसेज में मेडिकल स्टाफ रहता है, कई कई सारी चीजें रहती हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, वो कर सकते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं, गुड्स गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क होता है, सीनियर क्लर्क होता है, स्टेशन मास्टर होता है, ये बहुत सारी पोस्ट इसमें रहती हैं। और इसके बाद इसमें टीयर 1 में जो पास होने के बाद टीयर 2 का पेपर आता है। टीयर 2 में भी बस थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। टीयर 2 में आपका क्या रहता है कि 120 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स भी 120 होते हैं। टाइम 90 मिनट का ही रहेगा आपके पास, टाइम 90 मिनट। टीयर 2 में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। और जो टीयर 2 का, जी मैम, हेलो, टीयर 2 का जो पेपर रहेगा, टीयर 2 में जीएस में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे। और रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी में 130 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। अगर आप लेवल देखने जाएंगे, पेपर का लेवल, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को थोड़ा सा स्टडी करें और वही आपको मिलेगा। 10th लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मिलेगा। जो एसएससी का लेवल है बस हल्का फुल्का लेवल में थोड़ा फर्क रहेगा, बाकी लगभग सिमिलर में सेम है। Pooja, if you don't have any question, please mute yourself. यस, ये आरआरबी एनटीपीसी के बारे में किसी को कोई डाउट है? रेलवे के बारे में जो भी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, किसी का कुछ छूट गया हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। इज देयर एनी डाउट? सर, ग्रेजुएशन लेवल में आपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आपने स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क्स और क्या क्या पोस्ट बोली थी? मैम अभी मैंने आपको 3 से 4-5 पोस्टें मैंने आपको लिखाई। आपको ट्रैफिक असिस्टेंट भी होता है, गुड्स गार्ड भी होता है, सीनियर कॉमर्शियल टैक्स असिस्टेंट होता है, सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क भी होता है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। वो जब आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उनमें सामने लिखा रहेगा, उनका वर्क कल्चर भी लिखा रहेगा, ये सारी चीजें। स्टेशन मास्टर भी होता है। अच्छा जी मैम। हाँ, टीयर 2 को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसी का चैट में मैसेज आया हुआ है। मैंने बताया कि आरआरबी एनटीपीसी में 2 टीयर होती हैं, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। टीयर 1 को भी मैं एक बार बता देता हूँ, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 90 मिनट आपके पास होती है। टीयर 2 को मैं बताता हूँ, आपके पास 120 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी आपके पास 120 होंगे और टाइम आपके पास 90 मिनट का होगा और 130 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें जो जीएस के क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस, उसमें सारी चीजें कवर अप है। हिस्ट्री भी आपकी पूछी जाएगी, पॉलिटी भी आपसे पूछी जाएगी, बायो भी आपसे पूछी जाएगी। मींस एक जनरल साइंस का पेपर है वो। उसमें 50 क्वेश्चंस आपके होंगे और 35 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे और 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे। इस तरह से आपके 120 क्वेश्चंस कवर होंगे। एसएससी एग्जाम के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, बट लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का कोई भी एक मार्केट से बुक परचेज करें जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हो। आप लास्ट के 10 इयर्स और 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लें, वही बुक है, वही सबसे बेस्ट है। आप उसका आधार मानते हुए तैयारी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता में किस तरह का लेवल है। आप अगर स्पेशल बुक इस तरह से मार्केट से लेंगे तो हो सकता है कि कुछ बुकों का लेवल हाई है, जो एग्जाम में उस तरह का सिलेबस नहीं आता है, तो उनको स्टडी में फिर टाइम आपका जाएगा, वो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कोई भी एक बुक ले लें, किसी भी ऑथर की। प्रीवियस ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर, सब में सेम मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल रहेगा। मैं सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर है, आप अगर स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कोई भी एक बुक ले लें। करंट पब्लिकेशन की मार्केट में बुक आती है, करंट पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं। वहां से आपको बिल्कुल एक्चुअल आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पेपर में पूछा जा रहा है और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। करंट पब्लिकेशन को आप रेफर कर सकते हैं उसमें। और करंट पब्लिकेशन वालों ने तो यहाँ तक किया हुआ है कि आपको चैप्टर वाइज कंबाइन करके भी दिया हुआ है। जैसे कि आप चैप्टर वाइज का मेरा मतलब है कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन उन्होंने एक जगह इकट्ठे करके आपको दिए हुए कि ये 2001 में आया हुआ है, ये 2005 में आया हुआ है, ये 2012 में आया हुआ है, इस तरह से। अलजेब्रा के क्वेश्चन उन्होंने अलग बाइफरकेट करके दिए हुए हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन अलग से उन्होंने डाले हुए हैं।
इस तरह से आप करंट पब्लिकेशन को रेफर कर सकते हैं। यस, इसके बाद में बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। बैंकिंग के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अगर आप देखोगे आरबीआई का अलग एग्जाम होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई अपना अलग एग्जाम कराती है, आईबीपीएस पीओ अपना अलग करा रहा है, आईबीपीएस क्लर्क, बहुत सारे इसमें डिफरेंट ग्रेड होती हैं, क्लर्क होता है, पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी होते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सिर्फ इतना रहता है कि कोई लॉ का स्टूडेंट है उसके लिए एक अलग बेनिफिशियल सेक्शंस होते हैं उनके पास, कोई आईटी का उसके लिए अलग आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोल देते हैं, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है तो उसके लिए कह देते हैं एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इस तरह के पोस्ट क्रिएट होते हैं, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बैंकिंग में भी मतलब डिफरेंट टीयर में आजकल एग्जाम होने लगे, ठीक है, टीयर 1 आजकल हर जगह है, फिर टीयर 2 होगा। तो आप एक बार सिलेबस को, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप आरबीआई का रेफर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया हर जगह सिलेबस अवेलेबल है, किसी भी आप सरकारी नौकरी.com पे जाके चेक करेंगे, वहां पे उस एग्जाम का नोटिफिकेशन होगा, उसके बारे में सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज इसमें ये बता देता हूँ कि बैंकिंग में सिर्फ एक चीज ये ज्यादा है कि करंट अफेयर का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा रहता है। करंट अफेयर लिंक होता है हर चीज से। इकोनॉमिक सेक्टर इसमें थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा ज्यादा पता रहना चाहिए आपको, बैंकिंग टर्म्स के बारे में थोड़ा अच्छी नॉलेज आपको चाहिए। और इसमें क्या रहता है, एक सेक्शनल कट ऑफ का कंसेप्ट आता है। सेक्शनल कट ऑफ से मतलब ये है कि अगर आपका टीयर 1 का एग्जाम है, टीयर 1 के अगर उसमें 3 सेक्शन है, मान लो पहले सेक्शन में रीजनिंग आती है, दूसरे में इंग्लिश आ रही है, तीसरे में मैथ्स आ रहा है, तो आपको तीनों सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी में आपकी कंबाइंड मेरिट बनती है, अगर आपके मैथ्स में 50 स्कोर है और रीजनिंग में आपके कम स्कोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो उसको भी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसमें टाइम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि हर सेक्शन में आपको पास होना है। आप 2 सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, एक सेक्शन में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। एसएससी के एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया कि 700 मार्क्स होते हैं। 700 मार्क्स मतलब मैंने आपको बताया कि टीयर 1 जो होता है 200 मार्क्स का, टीयर 2 में आपके पास 2 एग्जाम होते हैं 200 मार्क्स के, तो 600 मार्क्स हो गए। एक 100 मार्क्स का फिर आपका एक इंटरव्यू, सॉरी, एक रिटन एग्जाम होता है। इंटरव्यू पहले था, 2015 तक इंटरव्यू था, मैं 2013 में सेलेक्ट हुआ तब भी इंटरव्यू था, 14 में भी इंटरव्यू था। बाद में फिर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए इंटरव्यू को हटा दिया है, सभी ग्रुप बी पोस्ट में, ग्रुप ए में भी इंटरव्यू भी है। हाँ, एमकॉम के साथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि बैंकिंग एग्जाम के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, ग्रेजुएशन चाहिए और 12th चाहिए। आपको क्लर्क के कुछ एग्जाम होते हैं उनमें 12th क्वालिफिकेशन मांगता है, कुछ ग्रेज जैसे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, उनमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो आप कर सकते हैं आराम से, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए, एग्जाम को देखिए, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा देखिए, एग्जाम का सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयारी करते रहेंगे लगातार तो ठीक है। जैसे ही आपका एमकॉम कंप्लीट होगा तब तक आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, जैसे ही फॉर्म निकलता है आप अप्लाई कीजिए और एक अच्छी जॉब पाइए। किसी का कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा बेसिक डाउट भी है तो पूछ सकता है, डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं बताता रहूं आप नहीं पूछें, आप अपने डाउट्स पूछिए, एक बेसिक सा भी डाउट रहेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी एग्जाम में। पहले तो प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए, प्रेशर हैंडल आप तभी कर पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छी है। जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और तैयारी अच्छी आपकी तभी हो सकती है जब आपको ये पता रहेगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप एक, जिस भी एग्जाम की तैयारी करने आप जा रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करने जा रहे हैं या एसएससी में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में एक बार जान लो। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए उसका सिलेबस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका कितना बढ़ सकता है, उसका दायरा क्या है, उसकी रेंज क्या है। अगर आपको उसकी रेंज ही नहीं पता है और आप तैयारी करने चले गए तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। आपको बाद में रियलाइज होगा कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि डायरेक्शन मिल जाती है उनको, ये पता चल जाता है कि कहाँ से कितना पढ़ना है। तो ये बहुत जरूरी है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको क्लासेस मैंडेटरी है, लेकिन क्लासेस से एडवांटेज मिलता है, मैं ये जरूर कहूंगा। आप घर पे बैठ के मार्केट से बुक खरीद के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, नो डाउट आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, क्लियर कर सकते हैं। और हो सकता है कि जो कोचिंग करने वाले लोग हैं उनसे भी पहले आप एग्जाम क्लियर कर लें। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, आपका लॉजिक किस तरह से आप सोच पाते हैं, आपका आईक्यू किस तरह का है। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कोचिंग क्लासेस में जाने से क्या रहता है, एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपकी कंटिन्यूटी बन जाती है। आप लगातार क्लासेस में जा रहे होते हैं, तो आपको 3 घंटे की अगर क्लास है तो आपको पढ़ना ही है। फिर आपको ये भी लगता है कि क्लासेस में मैंने पैसा खर्च किया है, तो मुझे जो क्लासेस में पढ़ाया गया उसको रिवाइज भी करना है। आप उस काम को आके घर पर भी पढ़ाई करते हो, और एक आपको सही डायरेक्शन भी मिल जाती है, क्योंकि टीचर थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो जानते हैं कि इस एग्जाम में किस किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस चीज को समझने में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, क्लासेस से आप हो सकता है उसको कम समय में समझ पाए। देखो आरआरबी में जो सैलरी वाइज है, सैलरी वाइज मैं आपको, वो डिपेंड करता है पोस्ट पर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर मैं एसएससी की बात करता हूँ, एसएससी को अगर मैं लेके चलूं, देखो एक इंस्पेक्टर रैंक का बंदा है और एक क्लर्क लगा हुआ है, तो सैलरी में डिफरेंस रहेगा। और सैलरी क्या डिपेंड करता है कि आपका किस सिटी में पोस्टिंग है, सिटी वाइज भी सैलरी थोड़ा सा चेंज होती है। जैसे कि अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग है, तो मुंबई में जो एचआरए होते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, वो थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़ी महंगी सिटी है इस तरह से। अब जैसे किसी आप दूसरी सिटी में जाएंगे जहाँ पे एचआरए या डीए अलाउंसेस थोड़े से कम होते हैं, तो वहाँ पे सैलरी का इफेक्ट थोड़ा सा पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ एज एन इंस्पेक्टर, अगर मैं यूपी में किसी शहर में पोस्टेड होता हूँ जो एक्स सिटी में नहीं आता है, तो मेरी सेम सैलरी मुझे मुंबई में मिल रही है, हो सकता है वहां पे जाके कम मिले, वहां पे इफेक्ट पड़ जाएगा सैलरी का, क्योंकि अलाउंसेस कम हो जाते हैं जो सिटी टू सिटी वेरी करते हैं। दिल्ली, मुंबई, ये एक्स सिटीज में आते हैं, चेन्नई। बाकी वाई और जेड ये क्राइटेरिया होता है, उसमें डिवाइड होता है कि इसमें इतना एचआरए मिलेगा, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इस तरह से सैलरी आपकी डिपेंड करेगा। आप अगर आरआरबी की तरफ देखोगे तो उसमें स्टेशन मास्टर हो गया और सीनियर क्लर्क हो गया, कई जगह गुड्स गार्ड हो गया, अच्छी सैलरी भी मिलती है। सैलरी के साथ साथ आपको एक रेपुटेशन भी मिलती है, और बाकी फैसिलिटीज भी उसमें रहती है, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। एक वर्क कल्चर मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सारी चीजें रहती है। आप सैलरी से कंपेयर भी नहीं कर सकते उन चीजों को। नो डाउट हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में और अच्छी सैलरी हो, बट लेकिन एक वर्क प्रेशर भी तो फिर ज्यादा रहता है, उस तरह से डाइवर्जन होता है उस चीज का। अभी जिस तरह का सिनेरियो है कि प्राइवेट सेक्टर में मूव करना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना चाहिए, यार ये तुम्हारी ऑन विषय। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट में आपके लिए अच्छा स्कोप है तो आप प्राइवेट में मूव करिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मन तो प्राइवेट में जाने का, आप तैयारी गवर्नमेंट सेक्टर की कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दो नाव पे बैठ के सवारी नहीं करनी है। आप पहले खुद से डिसाइड करो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप आज का सिनेरियो देखोगे, ये लॉकडाउन का जो सीन चल रहा है, ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसके बाद आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर में और महामारी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। जॉब्स में कहीं ना कहीं वो चीजें रहेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा होता है कि एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। एक स्टेबल रहने के लिए गवर्नमेंट जरूरी है, नो डाउट। मैं फिर से कहूंगा, प्राइवेट सेक्टर में पैसा गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा है, अगर एक हायर रैंक तक आप उस तरह से काम कर पाते हैं तो। बट लेकिन एक वर्क प्रेशर, एक वर्क कल्चर, बहुत सारी चीजें फिर डिफरेंट भी हो जाती है। और सर ये जो आरआरबी का एग्जाम है ये गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम है? जी मैम, गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम है। और उसी की जगह अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में देना हो तो कौन सा एग्जाम है उसके लिए, रेलवे का? नहीं, रेलवे में प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का तो कोई एग्जाम नहीं है। तो रेलवे तो क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी है ना,
हाँ ठीक है। हाँ, और इसकी क्लासेस वगैरह होती है क्या, कोचिंग्स वगैरह आरआरबी के लिए? आरआरबी के लिए कोचिंग होती है आपकी। मैं तो रिलायबल एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। रिलायबल एकेडमी आपके कल्याण में भी है, थाने में भी है, और भी उसकी एक दो ब्रांचेज होंगी, मुझे इन दो ब्रांचेज का पता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। Yes, anybody would like to ask any question to sir? Hello. You can ask question to the sir. I request hereby to all participants, please do not leave this lecture. Can we assume there is no question? Please write down in chat box. Can we assume there is no question from student side? Please do not leave. Now here we are going to start more information on banking and railway examination. Some information which I would like to give. So if you do not have any questions, so we can move further. See, there are two aspects of examination. Number one is a practical approach and second one is a theoretical approach. Now theoretical approach which we can cover anytime, and there are number of coaching institutions, they can help you to prepare it. Practical approach for which you should actually get the information only from those people who cleared it, like Bhunesh sir, who has cleared the examination and who knows very well what are the plus points and minus points, what are the selection criteria, whether there is a negative marking or not, what type of questions they are asking. Okay, whether just Bhunesh sir informed us when he gave examination at that time, he faced interview. Now scenario has been changed. Now there is no interview as per the information received just now, Bhunesh sir. That's why these are certain practical information which you will get only from the expert. Okay, theoretical information you will get now after after 5 minutes or 10 minutes. Okay, I am basically a professor in economics, head of the department. I'm teaching from last 21 years for the student. I am also PhD guide. Recently, I am having 5 PhD students under me who are doing PhD from the University of Mumbai. Okay, my aim is what? Our aim is what we want to provide the information to the students of various examination, professional examination at a very cheap rate. In fact, you can look at it is a minimum. Our motto is very simple, and that's why this career mela we started. We started from first lecture. It was for the 10th standard student. What are the career options after 10th standard? Second lecture we kept on UPSC, IS examination, IPS examination, how we can crack it, and therefore for which we brought the expert
from government sector who is a patent officer in Mumbai who cleared this examination UPSC, and therefore practical approach we actually received from that particular sir. Second lecture we kept on MPSC from Patil sir, Manohar Patil sir from the Reliable Academy. He is engaging various UPSC, MPSC coaching from last many years, and keeping in mind his expertise in this field. That's why we brought him yesterday. Now today we brought Bhunesh Chaudhary sir, who is the expert in banking SSC, that is the Staff Selection Commission, railway examination. That's why we brought him here, so that some practical questions can be answered easily. Those doubts, see, doubts are important and which should be cleared important. Sometimes you may feel if there is any negative marking or not. Okay, so practical person can easily say, so there was an interview or now there is no interview. Okay. So these are the questions, these are the doubts which I personally would feel that we should clear all those things. See, there are theoretical you can get from anywhere. We have YouTube videos, we have everything, books are there, PDF, various kinds of materials which are available on internet. Plenty of informations are available. You can download it. But the main point is what? Getting all your doubt cleared immediately, and you should be confident at the time of examination. That is the main motto, and that's why we kept this session to clear your doubt. I hope you must have understood all those things. Tomorrow we have kept one lecture on the police bharti, how police recruitment is done in the Maharashtra. Okay, those who feel that and they interest in the police bharti, that's why tomorrow there is a police bharti. I thanks Bhunesh sir who has participated and who has given excellent information on the banking, staff selection and railway examination. I thanks once again sir. Thank you sir. Thank you very much. ऑलवेज प्लीजर सर, ऑलवेज प्लीजर। Thank यू you. सर, मतलब आपने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन को डेडिकेट बच्चों को किया। मैं इन सभी बच्चों से और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लगातार, एक होता है सर कि एक बार में अपना 100% दे देना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप अपना 100% दे दीजिए तो एग्जाम क्लियर है। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि 5 साल में आपको करना है 20% आप 5 साल देते रहिए। आपका एक पंचवर्षीय योजना आपकी पूरी निकल जानी है एग्जाम में, और फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि आगे जाके क्या पैटर्न रहे, क्या सारी चीजें रहे, आगे वैकेंसीज आए नहीं आए, किस तरह का एटमॉस्फेयर आपके सामने रहे। बट लेकिन अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी आप गोल चूज कर लें तो आप डेफिनेटली उसको पा सकते हैं। बट लेकिन आप में हुनर और एक मेहनत करने की शिद्दत होनी चाहिए। अगर आप बड़े बड़े ड्रीम्स देख लें, डे ड्रीम्स जिनको कहते हैं, आप बड़े बड़े सपने देखते हैं और मेहनत आप क्लर्क लेवल की भी नहीं कर रहे। मैं सपना पाल लूं अपने अंदर कि मुझे सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है, या कस्टम में इंस्पेक्टर बनना है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ एक क्लर्क से भी कम, तो क्या मैं बन पाऊंगा? नहीं। बट लेकिन ये श्योर है, अगर आप सपना देखते हैं सीबीआई इंस्पेक्टर बनने का या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, अगर आपने मेहनत अपनी शिद्दत और ईमानदारी से की तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मैं 2013 में इनकम टैक्स में था, 2014 में मैंने फिर से एग्जाम दिया तो मुझे बताया गया कि मुंबई कस्टम्स में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, तो मैंने दोबारा से एग्जाम दिया और मैंने क्लियर किया। तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उस मेहनत से ज्यादा फल आपको मिलेगा, ये मैंने खुद रियलाइज किया है। 4-5 बार एग्जाम मैंने दिया हुआ है। मैंने दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम 2-3 बार क्वालिफाई किया हुआ है। उससे पहले मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में क्या प्रेशर होता है, बच्चा क्या चीजें फेस करता है एग्जाम में, वो अच्छे से मेरे को पता है। आपको बहुत सारी चीजें आती है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, अगर आपका एग्जाम में 1 आवर खराब हो गया 60 मिनट्स है आपके पास, तो कोई मतलब नहीं है। आप उस दिन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत मैंडेटरी, बहुत जरूरी चीज हो जाती है। आप पता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट सर क्या गलतियां करते हैं जो मुझे महसूस होता है, जैसे रहता है कि एग्जाम का जो ऑफिशियल टाइमिंग है, एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड में दिखा देते हैं कि भाई एग्जाम आपका 10 से 11 होना है या 11 से
1 वाली शिफ्ट में है या 12 से 2 वाली शिफ्ट में है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 12 से 2 उनका एग्जाम का टाइम आया हुआ है एडमिट कार्ड में, और उनका टाइम शेड्यूल क्या है, सुबह जल्दी जग गए या 12 बजे खाना खाते हैं या 12 बजे उनका सोने का टाइम है। आप लगातार इस तरह के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, भाई आपका शेड्यूल तो था कि 12 बजे आप सोते थे, अब 12 बजे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आपका माइंड कैसे काम करेगा, फुल इफिशिएंसी के साथ काम ही नहीं कर पाएगा। या आप 12 बजे खाना खाते हैं, आपका पेट तो कह रहा है कि मुझे खाना दो, और आप माइंड से कह रहे हो कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, तो क्या हो पाएगा? नहीं। आपको अपने डे टू डे शेड्यूल बिल्कुल एग्जाम हॉल में बैठे हुए उसी तरह से डालना पड़ता है। उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता रहना चाहिए कि अगर 10 से 12 एग्जाम होता है तो 10 से 12 वाला जो टाइम है वो आपका स्टडी का होना चाहिए। उस टाइम ना तो आप कुछ खाने की प्रैक्टिस करेंगे, ना आप फिर कुछ उस टाइम की सोने की प्रैक्टिस करेंगे। आपको उस समय ये है कि 10 से 12 अगर एग्जाम मेरा होना है तो 10 से 12 तो आपको पढ़ाई करनी है। आप अपनी सारी चीजें या तो प्रीपोन कीजिए या थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। ये सारी चीजें एग्जाम में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में क्या रहेगा, टाइम कम रहेगा, ये टाइम बेस्ड एग्जाम है। अगर मैं आपको 10th क्लास का मैथ्स आएगा आपके सामने, आपको पेपर में घर पे ला के दे दूं, आप सारे के सारे क्वेश्चन बना दोगे, लेकिन सेलेक्ट वो बंदा होगा जो 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करके आएगा। अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी उसके अंदर होगी। वो ये समझ पाएगा कि कैसे मुझे टैकल करना है चीजों को, कैसे कैसे करना है। कुछ नई चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसको कितने सेकंड में करना है, इसको छोड़ना है या करना है या नहीं करना है, इसको बाद में अटेम्प्ट करना है, पहले गो थ्रू में करना है या नहीं करना है। इस सस्पेंस में नहीं रहना, ये प्रैक्टिस आपको सिखाएगी। तो मैं हमेशा 2 चीजों पे मैंने हमेशा फोकस किया है अपनी जर्नी में, जितना मैंने सीखा। मैं 2012 में बीटेक पास आउट हुआ, 2013 में मैं इनकम टैक्स में था, तो विद इन टाइम पीरियड ही मेरे पास जॉब थी। 2014 में मैं फिर से जॉब में था, और उसी दौरान मैंने बीच में इसका एग्जाम भी क्लियर किया, दिल्ली पुलिस का 2-3 बार एग्जाम दिया, वो भी मैंने क्वालिफाई किया एसएससी के थ्रू, जो सीपीओ जिसको बोलते हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर, ये सारी जो चीजें रहती हैं। तो इन सब के बारे में मतलब आपको तभी एक्सपीरियंस होगा, तभी आप फेस कर पाएंगे एग्जाम को, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं। 2 चीजों पे आप हमेशा फोकस करो, कॉन्सेप्ट इज द किंग, फिर प्रैक्टिस इज द क्यून। आप ये मान के चलो, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तब भी आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, चीजों को रटिए मत, समझिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, चीजों को ग्रेस्प करने की कोशिश मत करो, चीजों को समझ के ग्रेस्प करने की कोशिश करो। रटी हुई चीजें कभी एग्जाम में फल नहीं देंगे आपको, कभी रिजल्ट ला के नहीं देंगे। आप जितने फॉर्मूले, जितनी सारी चीजें रट लोगे, एग्जाम में जाते ही भूल जाओगे। इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का, जिस दिन आप बैठ जाओगे एग्जाम में पता लग जाना है आपने। तो मैं हमेशा आपसे ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग करने के साथ आप प्रैक्टिस करो। आपको फिर देखना कौन रिजल्ट आपका रोकता है। प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी आपके पास है, कोई रोक ही नहीं पाने का। किसी भी कीमत पे आप नहीं रुकोगे, जो चाहोगे वो पोस्ट आप लेके जाओगे। सिर्फ आप चीजों को रटोगे, एग्जाम में जाते ही एग्जामिनर, अब सर इतने एक्सपीरियंस है, पीएचडी वगैरह, पता नहीं इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस है, तो सर को पता है ना कि ये रटने वाला बच्चा कहाँ गलती करेगा। सर आपसे गलती करा देंगे एग्जाम में, तुरंत करा देंगे गलती, आपको तुरंत पकड़ लेंगे कि कहाँ ये बच्चा गलती कर सकता है, कहाँ रटी हुई चीजें चल रही हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, और हर टीचर यही चाहता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट सीखे। मेरी तो कुछ भी अभी एज नहीं है, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सर से ये कहूंगा कि सर शायद इस बात से मेरी से सहमत होंगे कि सर कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। Correct. Concept clearance is important, sir. हाँ, तो यही है। आप सीबीआई इंस्पेक्टर का अपना गोल रखिए, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना देखिए, नो डाउट, बट लेकिन एक रिक्वेस्ट, उसके जो पीछे हार्ड वर्क है ना, वो भी रखिए। आप अपनी मेहनत उसी तरह से रखिए कि आपको सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है, आपको डीआरआई में जाना है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस में आपको जाना है, जिस भी विभाग में आपको जाना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है, उस हिसाब से मेहनत भी आपको रखिए। आपको बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना है, आरबीआई में आपको क्लर्क लगना है, उसके हिसाब से आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, उसी तरह से वो चीजें रहनी चाहिए। आपको कोई भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए, सर इतने सीनियर हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ एसएससी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, आपका कोई छोटा सा भी डाउट है
तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप इस सेशन को मतलब यूटिलाइज कीजिए। इतना टाइम सर के पास भी नहीं रहेगा कि आपको डेली सेशन मिल पाए। आपको जितना टाइम मिल पा रहा सर के साथ जुड़े रहने का, तो उस एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है। आपको टाइम लग जाना है। मैं चाहता हूँ कि जो हमने गलतियां की, सर ने कुछ हो सकता है कि गलतियां ना की हो, जो मैंने गलतियां की उन गलतियों को मत दोहराइए, मेरी गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए कि मैंने एग्जाम में क्या क्या गलतियां की, उनसे आप सीख लोगे ज्यादा बेहतर। अगर आप गलतियां हो गई तो फिर आपका साल निकल जाना है। आपको मैं बताता हूँ कि 2013 में मेरा पहली बार जब इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ, तो मेरी ज्वाइनिंग आई 30 दिसंबर 2015 को जाके। तो सिलेक्शन मेरा 2013 में है, लेकिन ज्वाइनिंग 2 साल बाद है। जब मेरा 2014 में सिलेक्शन हुआ, 2014, और मेरी ज्वाइनिंग है 21 अप्रैल 2016 मुंबई। तो आप लगाइए 14 से 2 साल का टाइम पीरियड। अगर आप एक गलती करके एग्जाम में फेल हो गए तो फिर आप समझ लीजिए कि 2 साल तो वो आपके चले गए, फिर आप कम से कम 3 से 4 साल पीछे हो जाएंगे एक एग्जाम की गलती से। तो इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उस एग्जाम की जड़ें बिल्कुल मजबूत करके जाओ, अपने आप को बिल्कुल अच्छे से जाओ। और कोई डाउट किसी का, सर से डिस्कस करना हो, कुछ मुझसे पूछना हो? आपका कोई छोटा सा भी डाउट है किसी का भी, वो पूछ सकता है। इसमें कोई हेजिटेशन या इस तरह की चीजें नहीं रहनी चाहिए। आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर डाउट्स ही रह जाएंगे तो फिर सेशन का कोई मतलब नहीं है, तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए इसके बाद भी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा। जितना सर का एक्सपीरियंस है, सर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। कुछ यहाँ से गेन करके जाइए। मैं चाहता हूँ कि इस सेशन के बाद आपको लगना चाहिए कि कुछ हमें मिला, हमने कुछ सीखा, एक मोटिवेशन मिला, हम तैयारी कर पाए, हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मूव कर पाए। देखो, इंपोर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप एक बड़ा सपना देख रहे हैं, आप इंस्पेक्टर रैंक तक जाना चाहते हैं, तो कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। बट फिर भी मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स को रिपीट कर देता हूं, जैसे चैट में मुझे मैसेज मिला है। पहला मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप एडवांस मैथ्स पे कमांड रखिए। एडवांस मैथ्स में आपके 3-4 टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस मैथ्स में आपको एलजेब्रा पे कमांड रखनी है, और ज्योमेट्री वाला पूरा पोर्शन, मतलब ट्रायंगल, सर्किल, ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से कमांड करना है। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन आपको अच्छे से कर लेना है। ये हो गए। और अर्थमेटिक वाले अगर मैं पार्ट की तरफ मूव करूंगा, तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला चैप्टर, एवरेज एंड मिक्सर एंड एलिगेशन, ये चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनसे आपका पूरा पेपर हो जाएगा। पूरे पेपर के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ना चाहिए, आपको एचसीएफ एलसीएम भी पढ़ना पड़ेगा, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आप पहले प्रायोरिटी पे रख सकते हैं कि मैं प्रायोरिटी पे किसकी तैयारी करूं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज चैप्टर को ऊपर रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को रख सकते हैं, देन मिक्सर एंड एलिगेशन, एंड देन एवरेज। इस तरह से आप एक पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं, बट लेकिन किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। आप कोई भी एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो मतलब एक एक नंबर से आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आप अपना टाइम दीजिए, अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, सिलेबस को छोड़ने की कोशिश मत करो। अगर आप जहाँ 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, तो आप अपनी स्टडी को थोड़ा बढ़ा के 12 घंटे कर दीजिए। आप 14 घंटे तक लेके जाइए, 15 घंटे तक आप लेके जाइए, अपनी स्टडी बढ़ाइए, सिलेबस को छोड़ने की कोशिश ना करें। और एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो पेपर सेट करता है। हो सकता है कि आपने मान लो एक चैप्टर छोड़ दिया, एग्जामिनर ने उस बार उसी चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन डाल दिए, तो कभी कभी रहता है ना कि इस बार पेपर में परसेंटेज ज्यादा आया या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, आपने जो चैप्टर छोड़ा उसके क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे? एग्जाम में फिर आप प्रेशर में आ जाएंगे और
इस तरह की चीजें आपको फेस होंगी। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो सिलेबस में है वो आपको पढ़ के जाना, और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। और कोई डाउट? Anybody who would like to ask any question? I think there is no question. So I thank. Okay, when can I get the previous exam papers from for RRB? आप जनरल, आप प्रीवियस ईयर के पेपर आरआरबी लिख के गूगल पे भी सर्च कर देंगे ना, तो आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप सिंपल गूगल पे जाके आप एक सर्च बॉक्स में जाके डाल दीजिए कि आरआरबी प्रीवियस ईयर का पेपर, आपको बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। आप किसी भी लिंक से ओपन है डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल। लेकिन आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है, आप जिस भी एग्जाम के पीछे जाएं, ऐसा नहीं है कि हाफ वे गए फिर हाफ वे वापस आ गए, फिर आपको रियलाइज हो जाएगा बीच में। ये लाइफ है ना, बड़े इम्तिहान से लेती है बीच बीच में, कभी कभी रुलाएगी भी, कभी कभी हंसाएगी भी, बहुत सारी परेशानी आती है जब एग्जाम की तैयारी लोग करने जाते हैं। पर लेकिन एक बात याद रखना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, पर लेकिन स्ट्रगल के बाद जब सक्सेस मिलती है तो उसका मजा अलग है, वो फील होती है सक्सेस स्ट्रगल के बाद। अगर आपने मेहनत की नहीं और आपको कोई जॉब मिल जाए ना, वैसे तो मिलती नहीं है बिना मेहनत के आज की डेट में कुछ भी चीज, पर लेकिन मान लिया कि आपका लक बहुत अच्छा है, आपको जॉब मिल भी जाती है, आप वहां तक पहुंच जाते हैं, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो मुफ्त में मिली हुई चीजें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। आप हार्ड वर्क करके, अपनी मेहनत करके, स्ट्रगल करके आप अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचेंगे, तो आप देखना डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, और सेटिस्फेक्शन ही एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। तो लाइफ में बहुत सारी परेशानी आएंगी, उनसे हारना नहीं है, उनसे लड़ना है, और लड़के जीतना है। थोड़ा टाइम लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं करना अपने आप को। आप एग्जाम दे के जाएंगे, हो सकता है कि कुछ चीजें आपके फेवर में ना आए, कुछ चीजें आपके अगेंस्ट चली जाए, बट लेकिन उनसे लड़ना है, वहां से गलतियों से सीखना है, उन पर सोच विचार करके अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया, 3 महीने बाद फिर से आप किसी और चीज के लिए डाइवर्ट हो गए, 3 महीने बाद फिर से आप कई चीज के लिए डाइवर्ट हो गए, तो ये इससे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, आप ये डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले डिसाइड करें, आराम से टाइम लेके सोच लें, 1 2 दिन 4 दिन आप डिसाइड कर लें, सिलेबस देख लें, एग्जाम के पैटर्न देख लें, आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से वो देख लें, आपका इंटरेस्ट क्या है, सारी चीजें देखते हुए अपना स्टेप उठाएं। और फिर आपने अगर स्टेप उठा लिया, तो तब तक लड़ते रहें जब तक आपका स्टेप पूरा नहीं हो जाए। देखो, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, कोई भी चीज आसान नहीं है, ठीक है। एसएससी का एग्जाम आप देने जाते हो, 3 से 4 हजार वैकेंसीज, 1000 वैकेंसीज रहती है। जब मैंने 2014 में एग्जाम दिया, तो मतलब अराउंड 40 लाख एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया था, और उसमें से सेलेक्ट कितने होते हैं, 3 से 4। तो कोचिंग वाले बड़े बड़े बैनर्स लगा देते हैं कि हमारी कोचिंग से ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ। अगर आप एक्चुअल रिकॉर्ड्स वो देखोगे ना, सिलेक्शन किस किस का नहीं हुआ है, तो शायद बैनर्स की कमी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि फेलियर्स लोग ज्यादा है सेलेक्ट होने वालों से, तो आपको उस श्रेणी में नहीं आना है, आपको ऊपर आना है, और उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट्स लगाने में सक्षम है, तभी आप मूव करें। अदरवाइज फिर ऐसा नहीं हो कि आपको 3 साल आपने गवर्नमेंट की तैयारी की, कोई रिजल्ट नहीं आया, बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, वहां भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बहुत परेशान करेगी लाइफ। आप डिसाइड कर लें अच्छे से, सोच समझ के एक बात कि मुझे अब ये जाना है, तो फिर करना है, करके ही दम लेना है फिर आपने। और पॉसिबल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे एग्जाम, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, बहुत सरल एग्जाम है, बट लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी प्रैक्टिस और आपकी मेहनत, ये 3 चीजें लगेंगी, और आपका टाइम भी जाएगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पेशेंस रख के दिन रात आपको एक करनी पड़ेगी, जॉब आपके कदमों में होगी,
ये गारंटी है। ये श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब आपकी श्योर है, लेकिन आपको शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा आज की डेट में। तो ये बात आप याद रखें और इस हिसाब से मेहनत करते रहें। ठीक है, कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो। Hello, students. Any more questions? मुझे लगता है सर कोई क्वेश्चन नहीं है शायद। ओके, तो मैम जी मैम। हेलो, किसी को और कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना है सर से तो पूछ लीजिए प्लीज। हेलो, Yes, ma'am. No, ma'am. नो। I meant no doubts from my side. Okay, thank you. Anyone? And Sir. thank you so much, all you guys, like all the sirs and you. It was really helpful. So I just wanted to thank the team. Thank you. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर, सरांनी आपल्याला अतिशय उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि या मार्गदर्शनाने सगळ्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच लाभ होणार याची मी आशा बाळगते। आणि सरांनी इथे येऊन आपल्याला बहुमूल्य असा वेळ दिला आणि त्यांचं मार्गदर्शनही दिलं, त्याबद्दल मी त्यांचं आभारी आहे। थँक्यू व्हेरी मच सर। थँक्यू सो मच मॅम, थँक्यू सो मच। विद्यार्थी मित्रांनी जो सहभाग दाखवला याच्यामध्ये आणि जे आपले काही प्रश्न विचारले, आपले काही समस्या होत्या त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल विद्यार्थ्यांचे सुद्धा मी या ठिकाणी आभार मानते आणि आपलं हे सेशन संपले असं मी जाहीर करते। थँक्यू सर। थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच।